हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बीटीएस क्लासेस पे। मैं काशिफ आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम की मास्टर क्लास। ये वो टॉपिक है जो एसएससी, आरआरबी और बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला आपका टॉपिक है। और इसमें जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज मैं आपके साथ कवर करवाऊंगा। और उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप आज आपके जो है मैं इस वीडियो में क्लियर करवाऊंगा। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होइए। अगर तैयार हैं आप लोग तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं बेटा आपके। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ नंबर्स के, नंबर्स आपके किस किस टाइप्स के होते हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। फिर आपके फेस वैल्यू और लोकल वैल्यू के क्वेश्चंस जो होते हैं। फिर आपके नंबर और उसके फैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग देखेंगे। फिर आपके सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनके सम के रिलेटेड जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। फिर आपके फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, डिवीजन और रिमाइंडर्स के जो क्वेश्चन होते हैं और यूनिट प्लेस डिजिट के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सब हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए दोस्तों समझते हैं कि नंबर्स आपके जो है वो किस किस टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नंबर आपके जो है वो किस किस टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स बेटा आपके वो नंबर्स होते हैं जिनको हम डेली गिनती में यूज करते हैं। जैसे हमें किसी चीज की गिनती बताना हो तो हम नेचुरल नंबर्स का यूज करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पे एक बैग रखा हुआ है, यहाँ पे एक बुक रखी हुई है, या यहाँ पे 3 सोफे पड़े हुए हैं, या मेरे पास 2000 रुपए हैं, तो ये बेटा सब जो है ये नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और इस तरीके से आपके इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, फिर आपके दूसरे नंबर पे आते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स जो होते हैं बेटा ये नेचुरल नंबर से बहुत ही सिमिलर होते हैं। बस इसमें सिर्फ इतना फर्क होता है कि इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। यानी कि इन नंबर्स में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो ये हमारे बेटा जो है ये होल नंबर्स हो जाते हैं। यानी 0 1 2 3 4 इस तरीके से अगर हम ले तो ये हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। फिर बेटा तीसरे नंबर पे जो आते हैं ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो होते हैं बेटा ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सारे होल नंबर्स को अगर हम निगेटिव में भी ले ले तो ये हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इधर हम निगेटिव में भी होंगे तो माइनस इनफाइनाइट से चलते हुए अगर हम लोग आए तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और इस तरीके से ये हमारे जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। तो बच्चों रेशनल नंबर्स जो है ये थोड़े हमारे स्पेशल टाइप के नंबर्स होते हैं। ऐसा क्यों है आइए देखते हैं। तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं बेटा इनकी ये पहचान होती है कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पे P और Q जो होते हैं ये हमारे इंटीजर्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जहां पे P और Q हमारे इंटीजर्स होते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 1/2 लिखा हुआ है तो ये भी आपका एक इंटीजर है। अगर आपके पास माइनस का 3/5 लिखा हुआ है बच्चों तो ये भी आपका एक इंटीजर है। ठीक है, और आप लोग ये बताइए कि अगर मेरे पास खाली 2 लिखा हुआ है तो क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ दोस्तों, ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 तो होता ही है। ठीक है, अच्छा रेशनल नंबर को लिखने का एक और तरीका होता है। जैसे 1/2 आपके पास लिखा हुआ है, अगर हम 2 को मतलब 1 को 2 से डिवाइड करें तो बेटा आपको मिलता है 0.5। तो इन रेशनल नंबर्स को हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो रेशनल नंबर को हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक जैसे कि आपके पास एक रेशनल नंबर है 1/3। ठीक है, तो इसको अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका, अगर आप 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.3333 इस तरीके से आपका चलता चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों रेशनल नंबर्स की एक पहचान ये भी होती है कि इसमें जो डेसिमल के बाद में डिजिट्स होते हैं वो एक पैटर्न में रिपीट कर रहे होते हैं और कभी खत्म नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हालांकि खत्म अगर हो जाते हैं तो भी वो रेशनल नंबर्स हैं, और खत्म अगर नहीं हो रहे हैं साथ में उसमें कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो वो भी हमारे रेशनल नंबर्स की ही पहचान है। ठीक है बच्चों, तो 1/3 का मतलब अगर 0.33333 हो, या इसको आप 0.3 बार भी लिख सकते हैं, तो ये भी दोस्तों जो है आपका रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों,
अब दोस्तों आपके जो रह गया वो रह गया आपका इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर जो है बच्चों क्या होते हैं? देखो बेटा, इर्रेशनल नंबर जो होते हैं ये आपके बिल्कुल दुनिया से अलग होते हैं। तो ऐसा दोस्तों क्यों है? ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है कि इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने यहां पे बताया कि इसमें डेसिमल के बाद में आपके ये जो है एक पैटर्न में रिपीट होते हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स में क्या होता है कि इसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता है और ये खत्म भी नहीं होते हैं दोस्तों। खत्म नहीं होते, इसका मतलब क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग, की जो चीज खत्म हो जाती है उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, जो ना खत्म हो वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों यानी खत्म नहीं होते हैं। और साथ में क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, यानी कि ये रिपीट भी नहीं होते हैं, इनमें कोई पैटर्न जो है वो रिपीट भी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए 3.148796 इस तरीके से चलता चला जा रहा है, कोई पैटर्न भी बच्चों इस पर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इर्रेशनल नंबर्स है। अच्छा, इनकी दोस्तों पहचान क्या होती है? इनकी पहचान ये होती है जैसे कि रूट के अंदर √2 लिखा हुआ है या मान लीजिए √3 है, तो ये रूट वाले जो भी नंबर होते हैं, मान लीजिए ये जो है इस तरीके से है, ठीक है, और या आपका मान लीजिए पाई है, ठीक है, तो ये सब आपके जो है दोस्तों इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम लोगों ने ये समझ लिया, अब ये समझते हैं कि इसके अलावा भी कुछ नंबर्स के कुछ और टाइप्स होते हैं, तो अब उन टाइप्स पे भी थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब इसके बाद में इन्हीं नंबर्स को हम जो है कुछ और तरीके से कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि हमारे जो है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आप सब लोगों को पता ही होगा कि जैसे कि 2, 4, 6, 8 इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं वो आपके इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इनको अगर हम जो है एक जनरल टर्म में लिखें, इनको अगर हम एक जनरल टर्म में लिखें तो ये हमारे 2n की फॉर्म में होते हैं बेटा। किसकी फॉर्म में होते हैं? 2n की फॉर्म में होते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो है इसी तरीके से जो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं वो हमारे जैसे 1, 3, 5 इस तरीके से बच्चों, तो ये हमारे जो है ये ऑड नंबर्स होते हैं और इनकी बेटा जो जनरल टर्म होती है वो 2n+1 होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर यहां पे हम n की वैल्यू 0 रखें तो हमें 1 मिलेगा, अगर n की वैल्यू हम 1 रखें तो हमें 3 मिलेगा, n की वैल्यू अगर हम 2 रखें बेटा 2 to the 4 + 1 हमें 5 मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे यहां पे अगर आप n की वैल्यू जो है 1 रखें आपको 2 मिलेगा, 2 रखें 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी जनरल टर्म इवन नंबर्स की होती है। ठीक है बच्चों, अब आपके जो है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? बेटा प्राइम नंबर्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपके जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे काफी आने वाले हैं। तो प्राइम नंबर्स जो है बेटा ये वो नंबर्स होते हैं जिनका खुद के और 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है, जिनका खुद के और 1 के अलावा कोई और दूसरा फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी इसमें से नंबर उठा लें तो ये खाली 1 से डिवाइड होगा और ये खुद से यानी 11 से डिवाइड होगा, इसके अलावा ये किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड बेटा नहीं होगा। तो ये नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 और वो नंबर खुद, तो ये हमारे बेटा जो है प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बेटा क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर प्राइम के अलावा जो भी हमारे नंबर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं, यानी कि जिनके 2 के अलावा फैक्टर होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए 8 हो गया, 6 हो गया। अब 8 के अगर फैक्टर की बात करें तो इसका एक 1 और 8 तो फैक्टर होगा ही होगा,
साथ में इसका एक फैक्टर 2 भी होगा बच्चों, एक फैक्टर इसका 4 भी होगा, क्योंकि 4 2 8 होता है, 2 4 8 होता है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से 6 का जो है बेटा दो फैक्टर 1 और 6 तो होंगे ही होंगे, साथ में इसका एक फैक्टर 2 भी होगा, एक फैक्टर बच्चों इसका 3 भी होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब ये समझते हैं कि को-प्राइम्स क्या होते हैं। को-प्राइम्स क्या होते हैं, प्राइम तो आप लोगों ने समझ लिया, को-प्राइम्स क्या होते हैं। बेटा को-प्राइम्स हमारे दो ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होता है, इसमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होता है। अगर आप इसको लैंग्वेज में कहें तो ये कह सकते हैं कि इन दो नंबर्स का HCF जो है वो 1 होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि जैसे कि मान लीजिए एक नंबर 8 है आपका, एक नंबर 15 है। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स में बेटा जो है 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, तो बेटा ये नंबर्स आपके को-प्राइम कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक नंबर 8 है, एक नंबर 16 है, बच्चों क्या ये बताइए, क्या ये नंबर जो है आपका को-प्राइम होगा? नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इन दोनों नंबर्स में इसमें 8 है, इसमें 16 है, 16 को हम 8 इंटू 2 लिख सकते हैं, दोनों से 8 कॉमन आ जाएगा, इसलिए बच्चों ये जो है को-प्राइम नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हमारा एक कैटेगरी और रह गई ट्विन प्राइम्स की। काहे की बच्चों? ट्विन प्राइम्स की। तो ट्विन प्राइम्स जो है बच्चों क्या होता है, आइए ये समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने को प्राइम में बात करी, को प्राइम हमारे दो ऐसे नंबर होते हैं जिसमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि वो नंबर हमारे प्राइम्स हो। ठीक है, उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि वो नंबर हमारे प्राइम हो। जैसे कि यहां पे बच्चों 8 हमारा प्राइम नहीं था, लेकिन ये दोनों नंबर को प्राइम थे क्योंकि इसमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं था। लेकिन बच्चों यहां पे ट्विन प्राइम में जो है ये शर्त होती है कि दोनों नंबर आपके जो है वो प्राइम हो। कहने का मतलब बच्चों ये है, और साथ में उनमें 2 का डिफरेंस हो, यानी कि जैसे कि 2 और 3। ठीक है बच्चों, तो 2 और 3 जो है दोनों प्राइम नंबर है। सॉरी, ये जो है 2 और 3 थोड़ी, 2 और 3 में तो जो है बच्चों 1 का डिफरेंस है। जैसे कि हमारा जो है 3 और 5। अब बेटा देखो 3 भी प्राइम 5 भी प्राइम, दोनों में डिफरेंस कितने का? 2 का। ठीक है बच्चों, फिर हमारा 5 और 7, तो बच्चों 5 भी प्राइम 7 भी प्राइम, दोनों में डिफरेंस कितने का? 2 का। तो बेटा जो इस तरीके के जोड़े होते हैं, इस तरीके के पेयर होते हैं, इनको हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। जैसे बच्चों आपका 17 और 19, तो 17 भी प्राइम 19 भी प्राइम, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 2 का। तो इस तरीके के प्राइम नंबर्स जिसमें 2 का डिफरेंस होता है वो बेटा हमारे ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। तो बेटा याद रखना कि ट्विन प्राइम्स में आपकी शर्त ये होती है कि यहां पे दोनों नंबर्स का प्राइम होना जरूरी होता है, और यहां पे को प्राइम में ये शर्त नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम हो, बस ये है कि उन दोनों का HCF जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखिएगा, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर आपके 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 जो है आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, याद रखिएगा। फिर आपके कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उसके बाद आपके को प्राइम, और फिर आपके ट्विन प्राइम्स। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इनसे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा कुछ चीजें हाँ आपसे और डिस्कस कर लूं मैं, जैसे कि कुछ सवाल जो है एग्जाम्स में ऐसे आते हैं कि जिनको हम कर तो लेते हैं आराम से, जिनको आप कर तो लोगे, लेकिन उसमें होता क्या है कि वो आपका टाइम बहुत खा जाते हैं। तो अब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि नंबर ऑफ प्राइम जो है 1 से 50 तक की गिनती में कितने होंगे, तो आप बेटा निकाल तो लोगे, आप लिखोगे 2 3 5 और उसके बाद में 7, इस तरीके से आप पूरे लिख के आप बता दो कि 15 होते हैं, लेकिन बेटा इसमें टाइम आपका जो है बहुत खर्च हो जाएगा। तो इसलिए बेटा बेहतर यह है कि आप यहां पे याद कर लो कि 1 से 50 तक में बेटा जो है
1 से 50 तक में आपके जो है 15 प्राइम होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 1 से 50 तक में 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 तक में बच्चों आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि 1 से 50 तक में आपके जो है 15 प्राइम नंबर्स हैं। कितने प्राइम नंबर है बच्चों? 15 प्राइम नंबर है। और फिर आपके 50 से 100 तक में बच्चों आपके 10 प्राइम नंबर हैं। तो टोटल बेटा कितने हो गए? 15 प्लस 10 25। यानी अगर आपके पास सवाल आता है 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर है, तो आपको ये रटा होना चाहिए। वैसे मैं रटने को मना करता हूं, लेकिन ये चीजें आपको रटी होनी चाहिए कि 1 से 100 तक में 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, कभी कभी जो है हम लोगों ने देखा है कि ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? सम ऑफ प्राइम्स। मतलब आपसे पूछ लिया गया कि 1 से 25 तक के जो प्राइम नंबर है उनका सम कितना होता है। तो ये भी आपको जो है याद होना चाहिए। जैसे 1 से 25 तक के जो प्राइम नंबर है, मतलब यहां से लेके यहां तक के जो प्राइम नंबर है, इनका सम जो है वो होता है 100। ये आपको याद होना चाहिए। 1 से 50 तक के प्राइम नंबर का सम जो होता है वो होता है 328। और 1 से 100 तक के प्राइम नंबर का सम होता है 1060। ठीक है बच्चों। तो ये वो चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। तो आइए अगला आगे सवाल जो है अब इसके देखते हैं। अच्छा दोस्तों, ये एक सवाल है जो आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये ऐसा सवाल है जिससे आपका जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है नंबर का वो क्लियर होगा। तो अब यहां पे हमसे पूछा गया है कि ये 891 का स्क्वायर और 892 के स्क्वायर के बीच में जो है कितने नंबर आते हैं। ठीक है बच्चों। तो हमें ये बताना है कि इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं। तो बच्चों, पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, ये बताइए अगर मैं आपसे कहूं 2 और 8 के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे भैया 2 के बाद 3 4 5 6 7, यानी कि 5 नंबर आ रहे हैं। मैंने आपसे पूछा 2 और 8 के बीच में कितने नंबर आते हैं, आपने बताया भैया 2 के बाद में 3 4 5 6 7, यानी कि 5 नंबर जो है 5 आ रहे हैं भाई। ठीक है। तो बेटा ये आपने कैसे निकाला? ये आपने गिन के निकाला, लेकिन अगर ये गिनती बड़ी होती तो आप कैसे निकालते? आप अगर इसको आप ए मान ले, इसको आप बी मान ले, तो बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करें। 8 में से 2 गए बेटा, बचे 6। 6 में से एक और गया तो कितना आया बेटा? 5। ठीक है। तो कभी भी आपको 2 नंबर ए और बी गिवन हो, ठीक है, और आपसे उनके बीच के नंबर पूछे गए हो, आपसे उनके बीच के नंबर पूछे गए हो, और जहां पे ए और बी खुद इंक्लूड ना हो, ए और बी खुद इंक्लूड ना हो, यानी उनके खाली बीच के नंबर आपको बताना हो, तो वो नंबर बेटा होते हैं आपके b माइनस ए प्लस 1। यानी 2 और 8 के अगर आपको बताना होते तो 8 माइनस 2 यानी 6 माइनस 1 यानी के 5। ठीक है बच्चों। और अगर वो नंबर भी इंक्लूड हो और फिर आपको बताना हो, यानी कि 2 और 8 के बीच के नंबर जिसमें आपको 2 और 8 को भी गिनना है, तो बेटा वो आपके कितने हो जाते हैं? वो आपके हो जाते हैं b माइनस ए प्लस 1। ठीक है बच्चों। अगर आपको जो है बी और ए जो है, अगर आपको बच्चों बी और ए दोनों को इंक्लूड करना हो, यानी कि बी और ए जो है अगर आपके इंक्लूडेड हो, और अगर बेटा एक्सक्लूडेड हो जैसा कि इस सवाल में हमसे पूछा गया है, तो फिर हमारा क्या हो जाता है? बी माइनस ए माइनस 1। ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो हमारे नंबर्स होंगे 891 का स्क्वायर और 892 के स्क्वायर के बीच में, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे बेटा? ये बड़ा वाला हमारा बी हो जाएगा, छोटा वाला बेटा हमारा ए हो जाएगा। यानी कि 892 का स्क्वायर और क्या कहते हैं माइनस 891 का स्क्वायर, और हमारा जो है बेटा माइनस 1। ठीक है बच्चों। तो ये बेटा ये तो कुछ कुछ जाना पहचाना सा आप लोगों को लग रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। तो बेटा ये तो हो जाएगा आपका 892 प्लस आपका 891 और आपका मल्टीप्लाइड में ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी 892 माइनस 891 और बेटा माइनस का 1। ठीक है बच्चों, यही है ना। तो अब ये आपका कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 और 9 9 18 का 8 और यहां से लगा 1 8 8 16 1 17।
तो 783 माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो 783 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों? 1782। तो बेटा आपका जो बी है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो आइए दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं। अच्छा दोस्तों, यहां पे हमसे क्या कहा जा रहा है कि अगर ए और बी आपके दो ऑड नंबर्स हैं तो इनमें से कौन सा जो है वो इवन होगा। इसमें से कौन सा जो है आपका इवन होगा। तो बेटा आपको मैंने बताया था कि अगर आपको ऑड नंबर जो है एज्यूम करना हो तो जनरल तौर पे ऑड नंबर हम लोग एज्यूम करते हैं बेटा 2n+1। अब बेटा दो है तो एक में मान लो हम n1 मान लेते हैं, दूसरे में हम n2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है बेटा इवन होगा। तो पहले अगर हम इसको चेक करें a प्लस बी को, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ लें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2n1 प्लस 2n2 और 1+1 बेटा हो जाएगा 2। और पूरे में से बेटा अगर आप 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस 1। इस पूरी चीज को बेटा अगर n3 मान लो तो ये 2n3 हो जाएगा। और ये बेटा आपको पता है क्या होता है, 2 इंटू n जो है ये आपका जनरल टर्म होता है किसका? इवन नंबर का। ठीक है, तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी जो है वो आपका इवन होगा। लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो बेटा बेहतर आपके लिए ये होगा कि आप a और b आप एज्यूम कर लो कोई भी ऑड नंबर जो भी आपके दिमाग में आते हैं। जैसे कि मान लो आपने एक 3 एज्यूम कर लिया, एक आपने 5 एज्यूम कर लिया। ठीक है, फिर आपसे कहा गया कि इनमें कौन सा इवन होगा, तो आप पहले चेक कर लो a प्लस बी, 3+5 कितना होता है बेटा? 8 होता है। आपने देखा 8 इवन है तो खट से आपने जो है बेटा a को राइट आंसर लगा दिया। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं कि इस सवाल में, ये ग्रुप डी का आरआरबी का सवाल है हमारा, इसमें हमसे क्या कहा गया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स जो हैं उनके स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा डिविजिबल होगा इनमें से किससे। ठीक है, तो बेटा दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कैसे होंगे? जैसे एक नंबर बेटा हमारा जो है, एक नंबर अगर हम मान ले हमारा 2n है तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बेटा होता है अगला वाला। तो एक अगर 2n है, एक बेटा अगर इवन नंबर 4 होता है तो अगला वाला तुम्हारा, इसमें आप 2 जोड़ते हो यानी अगला वाला 6 होता है। तो एक अगर बेटा 2n है तो उसका अगला वाला 2n+2 होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इनके स्क्वायर का अगर आप डिफरेंस करो तो यानी कि इसका बड़े वाले का पहले आपने स्क्वायर करा और फिर आपने इसका स्क्वायर का डिफरेंस लिया, तो ये बेटा आपको कुछ a² माइनस b² जैसा नजर आ रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2n+2 और प्लस का 2n a प्लस b और फिर 2n+2 और माइनस का 2n। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2n कट गया, ये आपका कितना हो गया 2n+2n 4n और +2। और इधर बच्चों जो है आपका कितना हो गया 2। इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लिया बेटा। ठीक है, तो ये हो गया 2n+1 और इंटू 2 तो यहाँ पे बेटा पहले से था। अब ये 2 2 हो गया 4 और ब्रैकेट में 2n+1। ठीक है बच्चों, तो यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ये नंबर जो है हमारा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल काउंट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 50 इज। देखिए ये वही क्वेश्चन आ गया ना, ये ग्रुप डी में आपका सवाल आ चुका है कि 1 से 50 तक जो है हमने आपको बताया था कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं। तो इसका आंसर बेटा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बिल्कुल, देखते हैं इसमें जो है कुछ आपको लिखने की और वो करने की, गिनने की जरूरत नहीं है बेटा। ये आपका जो है टाइम आपका खाएगा, तो उसकी आपको जो है कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे ये है कि सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to मतलब 1 to 25, ये भी आपका आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। तो 1 से 25 तक का सम बेटा कितना होता है? 100 होता है। और आपको बताया था 1 से जो है 50 तक का सम कितना होता है? 384 होता है। 1 से 100 तक का कितना होता है? 1060 होता है। तो बेटा बिल्कुल ये फिंगर टिप्स पे आपके जबान पे होना चाहिए ये चीजें। ठीक है बच्चों, अच्छा अब यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स जो हैं
डिवाइडेड बाई 7 आपके क्या होंगे, ये आपके आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट में, आपका असिस्टेंट लोको पायलट में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पहले 8 प्राइम नंबर को अगर 7 से डिवाइड करें तो क्या होगा। तो पहले 8 प्राइम नंबर जो है आपको पता ही है 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, इनको आप ऐड कर लो तो ये कितने हो जाएंगे, 19 और 11 30, 13 और 17 30 30 60 और आपका 2 3 5 और 5 10 यानी 70 77। तो यानी 77 और 77 को आप 7 से डिवाइड करो यानी कि 11। तो यानी कि डी आपका 11 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो कोप्राइम नहीं है। तो बच्चों हमने आपको क्या बताया था कि कोप्राइम क्या होते हैं। कोप्राइम जो बेटा हमारे वो नंबर्स होते हैं, वो नंबर का पेयर होता है जिसमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होता है। तो अब अगर आप यहां पे देखें तो 11 और 13 जो है इसमें 1 के अलावा कुछ नहीं कॉमन है। 15 और 17 को अगर आप देखें तो बेटा 15 और 17 में भी 1 के अलावा कुछ नहीं कॉमन है। 17 और 23 को बेटा अगर आप देखें तो इसमें भी 1 के अलावा कुछ नहीं कॉमन है। और आप 17 और 34 को देखें बेटा तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि 17 2 34 होता है। तो इसलिए इन दोनों में 17 कॉमन है। तो इसका मतलब बेटा ये है कि ये 17,34 जो है ये आपका कोप्राइम नहीं होगा। तो यानी कि डी जो है बेटा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आया है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जिसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा पेयर जो है बेटा ट्विन प्राइम नहीं है। तो ट्विन प्राइम जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए और उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए। तो ये ट्विन प्राइम की कंडीशन होती है। तो 71 बेटा जो है हमारा प्राइम है, 73 जो है बेटा हमारा प्राइम है। तो दोनों प्राइम है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 2 है। 131 बेटा हमारा प्राइम है, 133 जो है बेटा 133 हमारा प्राइम नहीं है क्योंकि 97 जो है बेटा 133 होता है। तो यानी कि ये जब ये प्राइम नंबर ही नहीं है फिर इनके डिफरेंस 2 हो, उससे हमें क्या मतलब, ट्विन प्राइम की तो कंडीशन होती है कि बेटा दोनों नंबर को प्राइम होना चाहिए। तो इसलिए बेटा ये हमारा ट्विन प्राइम नहीं होगा। बाकी 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, डिफरेंस 2 है तो बेटा ये भी ट्विन प्राइम हो गया, ये भी ट्विन प्राइम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा ये बी हमारा जो है ये ट्विन प्राइम नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो है उनका डिफरेंस आपको 56 दे रखा है। तो वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स क्या होंगे बच्चों। तो जब भी आपसे दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आपसे कहा जाए एज्यूम करने को, तो आपको क्या करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑड इंटीजर्स जो है वो 2 या n+1 की फॉर्म का होता है। ठीक है, तो इसका अगला वाला जो है इसमें आप 2 ऐड कर दो तो 2n+3 की फॉर्म का होगा। ठीक है, लेकिन इससे पहला वाला जो होगा वो क्या होगा, अगर आप इसमें -2 कर दो यानी कि 2n-1, तो इससे पहला वाला होगा। तो ये दोनों भी तो बेटा कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। अब इनके स्क्वायर का अगर आप डिफरेंस ले लो तो कितना हो जाएगा, 2n+1 का स्क्वायर और -2n-1 का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, और ये हमें डिफरेंस जो है इन दोनों के स्क्वायर्स का वो बेटा 56 दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2n+1 प्लस 2n-1 और फिर a माइनस बी करेंगे तो 2n+1 माइनस 2n+1। ठीक है बच्चों, ये हमें 56 दे रखा है। यहां से बेटा 1 1 कैंसिल, यहां से बेटा 2n 2n कैंसिल, तो ये 2n+2n बेटा हो जाएगा 4n और यहां से बेटा 1+1 हो जाएगा 2 और ये हमें बेटा कितना दे रखा है 56। तो 4 2 8 हमें नीचे भेज देंगे तो n हमारा कितना आ जाएगा 7। ठीक है बच्चों, तो n हमारा 7 आ गया। इसका मतलब ये हमारा नंबर कितना हो जाएगा 7 2 14 -1 यानी बेटा 13 और ये कितना हो जाएगा 7 2 14 +1 यानी बेटा 15। तो यानी कि 13,15 जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा बच्चों, आइए अब दूसरा अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को समझते हैं। ये भी आपका एक ऐसा टॉपिक है कि इससे आपके जो है काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जाते हैं।
तो बच्चों फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए आपको कोई नंबर दे रखा है, ठीक है। अब इस नंबर की आपसे जो है, इसमें मैं आपसे अगर पूछूं कि इसमें किसी नंबर की, जैसे 8 की फेस वैल्यू जो है वो क्या होगी, या 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, या 2 की फेस वैल्यू जो है क्या होगी। तो बेटा फेस वैल्यू जो होती है किसी भी नंबर की, वो डिजिट खुद होता है। जैसे अगर 5 की फेस वैल्यू हम आपसे पूछे तो बेटा 5 की फेस वैल्यू भी 5 होगी, 8 की फेस वैल्यू जो है वो 8 ही होगी, और 2 की फेस वैल्यू जो है बेटा वो 2 ही होगी। ठीक है बच्चों, तो फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की, किसी भी नंबर में आपसे पूछी जाए किसी भी डिजिट की, तो वो डिजिट खुद ही अपनी फेस वैल्यू होता है। ठीक है बच्चों, अब आइए प्लेस वैल्यू जो है वो समझते हैं। तो प्लेस वैल्यू का जो है बेटा वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कोई भी नंबर हमारा होता है ना बच्चों, जैसे कि मान लीजिए आप 314 एक हमारा नंबर है, तो ये जो है अगर 314 नंबर हम आपसे पूछे कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये बना कैसे, तो बेटा अगर आप 300 में आप 10 जोड़ो, फिर आप उसमें 4 जोड़ो बेटा, तो इसी तरीके से तो आपका जो है 314 बनता है। तो अगर हम बात करें 3 की प्लेस वैल्यू की, तो 3 की प्लेस वैल्यू जो है बेटा वो 300 होती है। ठीक है, अगर हम 1 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 1 की प्लेस वैल्यू बेटा 10 होती है। 4 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो बेटा 4 की प्लेस वैल्यू जो है वो 4 है। यानी कि किसी भी नंबर में उनके जो रिस्पेक्टिव डिजिट्स हैं उनकी अगर हम प्लेस वैल्यूज को ऐड कर दें तो वो नंबर हमारा बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू बढ़ाने का आसान सा तरीका यह है कि उस नंबर के आगे जितने भी डिजिट्स हैं उतने आप 0 लगा दो, तो वो आपका जो है उतना आपका उसकी प्लेस वैल्यू हो जाता है। अब यहां पे अगर मैं 5 की प्लेस वैल्यू की बात करूं, अगर मैं 5 की प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 5 की प्लेस वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 5 के आगे 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो इसके आगे बेटा मैं 5 0 जो है वो लगा दूंगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मुझसे 3 की जो है वो प्लेस वैल्यू की बात करी जाए, तो 3 के आगे 3 डिजिट्स हैं, तो बेटा इसके आगे मैं 3 0 लगा दूंगा, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अच्छा एक चीज और जो है मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, एक चीज और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जैसे कि अब ये नंबर तो आपको सिंपल दे रखा था, एक नेचुरल नंबर, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको जो है एक नंबर दे रखा होता जो कि डेसिमल फॉर्म में होता, ठीक है। अब डेसिमल फॉर्म में अगर मैं आपसे फेस वैल्यू की बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि जो है आप इस 2 की जो है फेस वैल्यू बताइए, तो बेटा फेस वैल्यू जो है वो सेम वही कॉन्सेप्ट रहता है कि फेस वैल्यू जो भी डिजिट होता है वो डिजिट वो खुद होता है। यानी कि 2 की फेस वैल्यू बेटा 2 ही होगी, 3 की फेस वैल्यू बेटा 3 होगी, 1 की फेस वैल्यू जो है बेटा 1 होगी। ठीक है, तो अगर फेस वैल्यू की बेटा बात करेंगे तो 2 की फेस वैल्यू बेटा 2 होगी, 3 की बेटा जो है 3 होगी, 1 की बेटा 1 होगी, 4 की जो है बेटा 4 होगी। ठीक है, तो ये इनकी फेस वैल्यूज होती हैं। लेकिन बेटा अगर यहां पे जो है मैं आपसे प्लेस वैल्यू की बात करूं, तो प्लेस वैल्यू जो होगी वो यहां पे जो हम लोग देखेंगे ना बेटा, तो वो डेसिमल के अकॉर्डिंग देखेंगे। यानी अगर ये डेसिमल जो है ना, इसके लेफ्ट साइड में अगर हम देखें, इसके लेफ्ट साइड में हम देखें, तो यहां पे जैसे हम इधर से वंस टेंस काउंट कर रहे थे, तो यहां पे हम इधर से काउंट करेंगे। यानी कि 4 की प्लेस वैल्यू जो है बेटा 4 होएगी, 8 की प्लेस वैल्यू जो है 8 के बाद में एक डिजिट है तो आपकी 80 हो जाएगी, 3 की जो है बेटा 300 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अच्छा यहीं पे अगर मैं डेसिमल के राइट साइड की बात करूं, तो बेटा इस 1 की जो है बेटा, ये समझने वाली चीज है, ध्यान देने वाली चीज है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहां पे 1 की जो है बेटा प्लेस वैल्यू वो हो जाएगी 1 इंटू 1/10, क्योंकि डेसिमल से ये एक डिजिट बाद है, तो इसलिए डेसिमल का पहला डिजिट है, तो बेटा 1/10 यानी कि 0.01। ठीक है बच्चों, सॉरी 0.1, क्योंकि अगर आप 1 को 1/10 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आएगा 0.1। अब ये अगर आपको 2 की बेटा बतानी हो तो 2 इंटू 1/100 आप करेंगे, यानी कि क्योंकि ये बेटा देखिए दूसरा डिजिट है तो आपको 1/100 करना पड़ेगा, यानी 0.02। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको 3 की बतानी हो प्लेस वैल्यू, तो बेटा 3 इंटू, क्योंकि तीसरा डिजिट है तो इंटू 1/1000 कर देंगे, यानी 0.02
003। ठीक है, तो ये बेटा इनकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो अगर डेसिमल का आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, इस तरीके से आप उसकी भी प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों देखते हैं ये सवाल। अब यहां पे जो है हमसे पूछा जा रहा है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो 6 की है इस न्यूमरल में, उसका डिफरेंस क्या होगा। तो हम इसकी पहले प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी होगी 6 की। तो प्लेस वैल्यू जो बेटा 6 की होगी, प्लेस वैल्यू जो 6 की होगी वो क्या होगी, 6 के आगे 3 डिजिट है तो बेटा 3 जीरो लगा दो। ठीक है, और फेस वैल्यू जो है 6 की वो कितनी होगी, फिक्स वैल्यू 6 की बेटा 6 ही होती है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 10 में से 6 का बेटा बचे 4, 995, तो बेटा 5994 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको डिफरेंस बताना है प्लेस वैल्यूज का 8 का इस न्यूमरल में। क्या न्यूमरल है आपके पास, 628341। ठीक है, तो प्लेस वैल्यूज क्योंकि बेटा 8 दो बार आ रहा है तो दोनों बार की प्लेस वैल्यूज अलग अलग होंगी। तो पहले हम बात करते हैं इस वाले की, जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, इसके आगे 1 2 3 4 डिजिट है तो 1 2 3 4 जीरो आपने लगा दिए। ठीक है, और प्लेस वैल्यू जो बाद वाले 8 की है वो क्या होगी बेटा, उसके आगे 1 डिजिट है, आपने 1 जीरो लगा दिया, इन दोनों का बेटा आपने डिफरेंस ले लिया। ठीक है, 10 में 8 गए बेटा बचे 2, आपके 9 9 7। ठीक है बेटा, 79920 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा बेटा देखिए, ये वही डेसिमल में क्वेश्चन आ गया। डेसिमल में कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों से पूछा जाता है कि फेस वैल्यू जो है 4 की क्या होगी यहाँ पे। तो बेटा बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डेसिमल लगा हो चाहे ना लगा हो, फेस वैल्यू आपको पता है किसी भी नंबर की वो डिजिट खुद होता है। तो यहाँ पे 4 की फेस वैल्यू जो है बेटा 4 हो जाएगी। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपसे प्लेस वैल्यू पूछी जाती तो आप इसकी प्लेस वैल्यू भी बता सकते हैं। तो 4 की प्लेस वैल्यू बेटा डेसिमल के बाद से हम लोग देखते हैं, तो 4 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 4 के बाद डेसिमल से पहले कितना, एक ही डिजिट है ना, तो 40 हो जाएगी। अगर 3 की मान लीजिए पूछी जाती तो 3 इंटू 1/10 यानी कि 0.3 हो जाती। अगर मान लीजिए 9 की आपसे पूछी जाती तो 9 इंटू 1/100 क्योंकि सेकंड नंबर पे है तो ये आपकी 0.09 हो जाती। उसी तरीके से इसकी क्या हो जाती, 0 इंटू 1/1000, तो ये आपका 0 ही रहता। ठीक है, तो चलिए बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब ये समझते हैं एक नंबर को और उसके फैक्टर्स को। देखिए बेटा, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास में 63। ठीक है, तो 63 के बेटा अगर हम लोग जो है फैक्टर्स करते हैं तो इसके फैक्टर्स आप लोग को क्या होते हैं, इसके फैक्टर आपके होते हैं 9 इंटू 7 आप लिखते हैं। ठीक है, फिर 9 को आप 3 इंटू 3 लिखते हैं या 3 का स्क्वायर लिख लीजिए, इंटू 7 आप इस तरीके से बता देते हैं भैया ये जो है इसके फैक्टर्स है। मतलब आपने इसे इस तरीके से फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करके आप लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा कोई भी अगर आपके पास में नंबर हो, कोई भी आपके पास में नंबर n हो, आप उस नंबर n को, दिख रहा है ना आप लोगों को, कोई भी नंबर बेटा n हो उसको आप उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे a की पावर p, जहां पे a आपका जो है ये प्राइम है। ठीक है, क्या है, प्राइम है। फिर b की पावर q, c की पावर r, इस तरीके से आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं बच्चों। जैसे कि हमने यहाँ पे 63 को ब्रेक करके क्या लिख लिया, 3 का स्क्वायर इंटू 7, 7 की पावर जिसकी कुछ नहीं होती इसकी पावर 1 होती है, तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब एक चीज जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है आप लोगों से, जो बहुत ही रिसेंटली जो है मतलब काफी ज्यादा पूछी गई है, वो नंबर ऑफ फैक्टर्स के क्वेश्चन बेटा बहुत आ रहे हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या है कि कोई नंबर आपको दे रखा हुआ, आपसे पूछा इसके कितने फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो जब भी बेटा इस तरीके का क्वेश्चन आए कि आपसे नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जाएं, तो नंबर ऑफ फैक्टर बेटा किसी भी आपको नंबर के बताने हो तो सबसे पहले तो आप उसको इस तरीके से लिख लीजिए, किसी मतलब जो है प्राइम नंबर्स की पावर्स में। बेटा ये ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने प्राइम नंबर्स की पावर में नहीं लिखा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। यानी कि 63 को अगर आप खाली 9 इंटू 7 लिख के
आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालने चलेंगे तो बेटा सवाल आप गलत कर देंगे, आपको इसे ब्रेक करके प्राइम नंबर्स के फैक्टर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर आपको एन इस तरीके से कोई दे रखा हो और आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हो तो बेटा इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो हो जाते हैं जो इसकी पावर हो उसमें आप +1 कर दीजिए, इसे मल्टीप्लाई करिए जो उसके बाद आपकी पावर हो उसमें आप +1 कर दीजिए, उसके बाद जो आपकी पावर हो उसमें आप +1 कर दीजिए। इस तरीके से बेटा जो है मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आएगा वही उतने ही आपके जो है फैक्टर होंगे उस नंबर के। ठीक है बच्चों, तो यहां पे जो है अब अगर 63 के फैक्टर्स की बात करें हम इसी तरीके से बेटा, तो 63 के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो कितने होंगे। अब यहां पे देखिए 3 की पावर 2 है, तो यानी कि 2 + 1 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इधर पावर 7 की 1 है तो यानी 1 + 1, तो यानी कि 2 + 1 3 और 3 2 जा 6, यानी बेटा कितने फैक्टर निकल गया है 63 के 6। ठीक है, तो बेटा ये फैक्टर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 63 के ये फैक्टर क्या क्या होंगे, बताइए। देखिए आप लोगों को पता है कि इसका एक फैक्टर 1 तो होगा ही होगा और इसका एक फैक्टर 63 तो होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा क्योंकि ये 3 और 7 है तो बेटा एक फैक्टर इसका 3 भी होगा, एक फैक्टर इसका 7 भी होगा। ठीक है, एक फैक्टर इसका 3 7 21 भी होगा बच्चों, होगा नहीं होगा, होगा। और एक फैक्टर इसका 3 दो बार में है तो 3 3 9 भी होगा। ठीक है, और एक फैक्टर इसका बेटा 21 होगा, तो ये आपके होगा बेटा 3 और 3 6 फैक्टर। तो इस तरीके से बेटा आपको बड़े से बड़ा नंबर दे रखा हो तो आपको उसका जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का बहुत आसान तरीका है ये। ठीक है बच्चों, आ गया है कि कितने फैक्टर्स इसके जो है परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम निकालना सीख ही चुके हैं, अब ये निकालना है कि कितने फैक्टर इसके परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो बेटा उसके लिए पहले एक चीज को समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको ये नंबर दे रखा है 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर मान लीजिए 6 आपको दे रखा है। अब आपसे ये पूछा गया कि इसके कितने फैक्टर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो बेटा अगर इसमें से आप जो है 2 को बाहर निकाल लो तो ये 2 की पावर कितना बचेगा, यहाँ पे 6 होगा और ये 3 की पावर मान लीजिए 6 है। ठीक है, तो इस 2 को बाहर निकाला था आपने, अब इसको आप 2 की पावर 3 इसका आधा कर दो, 2 की पावर 3 और इसका भी आधा कर दो यानी 3 की पावर 3। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है बच्चों, तो यानी कि अब आप अगर इसके फैक्टर निकाल लो तो इसके जितने फैक्टर्स होंगे वो आपके परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो यही कॉन्सेप्ट हमको यहां पे यूज करना है। तो यहां पे हमें ये दे रखा है कि 2 की पावर 9 है बेटा, 3 की पावर 7 है, 5 की पावर बेटा 4 है और 7 की पावर जो है बेटा 3 है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि हम इसमें से पहले तो बेटा एक 2 निकाल देंगे ताकि ये इवन पावर बन जाए। ठीक है, ये 7 है तो बेटा इसमें से एक 3 निकाल देंगे तो एक कम हो जाएगा तो पावर इवन बन जाएगी 6। फिर बेटा इसमें 5 की पावर 4 है, उसमें कुछ जरूरत नहीं है मैं करने की। यहाँ पे बेटा 7 की एक पावर निकाल देंगे तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये 2 3 और 7 को हम लोग अलग को लिख लेते हैं, तो 2 3 7 हमने बेटा अलग लिख लिया। इधर हमारा 2 की पावर 8 है और 3 की पावर बेटा 6 है और 7 का जो है वो स्क्वायर है बेटा। ठीक है, तो इसे 2 3 7 को बेटा ऐसे लिखा रहने दो। इसको बेटा पावर अगर हम आधा आधा कर ले तो उसका होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना, तो इसे 2 की पावर 4 3 की पावर 3 7 की पावर 1 का होल स्क्वायर करके हम इसको लिख सकते हैं। बेटा 5 जो है आप लोगों ने छोड़ दिया यार, आप लोग छोड़ बहुत देते हो यार, चीजें यार ध्यान रखा करो। तो जो है यहाँ पे बेटा जो है 5 की पावर 4 और 7 का बेटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका बेटा 4 का आधा करेंगे तो 5 की पावर 2 और 7 की पावर बेटा 1, इसका हम लोग होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अब इसके जो फैक्टर्स होंगे बेटा वो हमारे क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो इसके बेटा नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालना आते ही है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4 + 1 बेटा 5 इंटू 3 + 1 बेटा 4, 2 + 1 बेटा 3 और 1 + 1 बेटा 2, यानी कि ये हो गया आपका 120। यानी इसके 120 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है बच्चों, तो कभी भी आपसे क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाए जिसमें आपसे
परफेक्ट स्क्वायर पूछे जा रहे हो तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है बच्चों। और इसे थोड़ा और अगर जल्दी आप करना चाहते हैं एग्जाम में, इस तरीके से लिखने वाला स्टेप्स आप बचाना चाहते हैं, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे ये करिए कि आप इसको जो है 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर को छोड़ दीजिए। तो 2 को तो आपने 2 से डिवाइड करा, 2 4 का 8 होता है, 4 प्लस 1 करा बेटा 5, 3 और 7 है, 7 को 2 से डिवाइड करा 3, रिमाइंडर छोड़ दिया, तो 3 प्लस 1 बेटा कितना होता है 4, 5 की और 4 है 2 से डिवाइड करा 2, 2 प्लस 1 बेटा कितना होता है 3, 7 की और 3 है 2 से डिवाइड करा 1, रिमाइंडर को छोड़ दिया, 1 प्लस 1 कितना होता है बेटा 2, 5 4 3 2 यानी कि 120। ठीक है बच्चों, तो अगर जल्दी में करना है ऐसे करिए, कॉन्सेप्ट जो है बेटा ये होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। आइए अगला सवाल लगाते हैं। तो हमारे जो है फैक्टर्स के सवाल हो गए, अब हम लोग जो है सीरीज समझते हैं बेटा। सीरीज के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा आप लोगों के आते हैं, तो सीरीज जो है वो क्या होती है। तो सीरीज जो है बेटा आपके कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न आपका फॉलो हो रहा होता है, ठीक है बच्चों, जिसमें आपका एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं आपके पास एक नंबर है 3, फिर आता है आपका 6, फिर आता है आपका 9, फिर आता है आपका जो है 12, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका एक। तो अगर मैं आपसे यहां पे कहूं कि इस सीरीज में क्या चीज जो है कॉमन है, क्या पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, तो बेटा आप कहोगे इसमें जो है सर हर डिजिट के बाद में जो है वो 3 ऐड हो रहा है, मतलब हर नंबर के बाद में इसमें 3 ऐड हो रहा है, यानी 3 के बाद में बेटा 3 में आपने +3 करा तो आपको 6 मिल गया, फिर उसमें आपने +3 करा आपको जो है 9 मिल गया, फिर उसमें आपने +3 करा तो आपको जो है 12 मिल गया। तो इसमें जो है एक स्पेसिफिक टर्म जो है वो ऐड हो रहा है। तो बेटा इस तरीके की जो सीरीज होती है जिसमें आपका एक स्पेसिफिक टर्म ऐड होता है, ऐसी सीरीज को आप एपी कहते हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इस सीरीज, अगर आपको इस तरीके की सीरीज एग्जाम में कहीं दिखती है तो क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो एक तो होता है बेटा इसमें कि आपको इस सीरीज में, जैसे कि मान लीजिए ये आपका पहला टर्म है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड टर्म है, या आपका बेटा थर्ड टर्म है, या आपका बेटा फोर्थ टर्म है। अब ऐसी अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें जो है 18वां टर्म कितना होगा, तो आप इसका nth टर्म जो है कैसे निकाल सकते हैं। तो बेटा इसका जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है बच्चों, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है बच्चों। तो जहां पे ये a क्या है बच्चों ये समझते हैं। तो ये a जो है बेटा ये आपका पहला टर्म होता है, सीरीज का पहला टर्म जो होता है उसको आप a कहते हैं, ठीक है बच्चों। और जो इनमें डिफरेंस होता है, मतलब किसी भी टर्म और उसके पहले वाले टर्म में जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, उसको हम डी कहते हैं। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे बेटा अगर आप 6 - 3 करिए, डी आपका क्या होगा, आप 6 - 3 करिए आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा, या आप कोई 9 - 6 करिए, या आप जो है 12 - 9 करिए आपको 3 ही मिलेगा। तो डी जो है वो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर हमें 18वां टर्म निकालना होता तो वो हमारा क्या हो जाता, ए हमारा 3 है और इधर हमारा जो है n-1 यानी 18 - 1 यानी 17 इंटू 3, ठीक है बच्चों। तो ये आप जो है इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गए, क्लियर है ना चीज। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 17 आपका 51 और 3 54 जो है बेटा, ये आपका जो है ये आपका 54 जो है बेटा, 18वां टर्म जो है वो 54 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा इसमें एक चीज और होती है जो बहुत आपको याद रखने वाली है, ये तो हो गया बेटा nth टर्म, क्या हो गया बेटा nth टर्म अगर आपको निकालना हो।
ठीक है। अब यहीं पे एक चीज और बेटा जो होती है वो होती है कि अगर इसका आपसे सम पूछा जाता है, एंड टर्म का सम पूछा जाए, मतलब सम ऑफ एंड टर्म्स आपसे पूछ लिया जाता एपी का, तो वो क्या होता है? तो बेटा सम ऑफ एन टर्म को हम एसएन से डिनोट करते हैं, और एसएन होता है हमारा बेटा एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है बेटा, और इसी को हम लोग एन अपॉन टू और ए प्लस एल भी लिख लेते हैं, जहां पे ए हमारा जो है वो फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि पहला टर्म होता है, और बेटा ये एल जो है ना ये हमारा लास्ट टर्म होता है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता कि इसमें जो है 4 टर्म का सम हमको बताओ, तो बेटा आप कैसे बताते? आप इसे ऐसे बताते कि सम ऑफ 4 टर्म हो जाएगा 4 अपॉन टू इंटू ए कितना है बेटा 3 है, प्लस 4 माइनस 1 यानी 3 इंटू डी कितना है बेटा वो भी 3 है, तो ये कितना हो जाता है 4 अपॉन 2 बेटा 2 हो जाता, 2 इंटू 2 3 6 और 3 3 9, 9 और 6 बेटा कितने होते हैं 15, और 15 टू का बेटा 30। तो यानी कि फोर्थ टर्म का जो सम होता है वो बेटा कितना हो जाता है आपका 30। जैसे कि आपके 9 6 15, 15 3 18, 18 और 12 30। ठीक है बच्चों, तो ये चीज है, ये फॉर्मूला है जो आपका सम ऑफ एन टर्म निकालने का है। इस फॉर्मूले को आप जो है याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, और यही आप यहां पे अगर मान लीजिए इसके थ्रू भी आप निकाल सकते थे। अगर मान लीजिए बात करूं मैं S4 हमें निकालना है, ठीक है, तो 4 अपॉन 2 पहला टर्म क्या है 3, आखिरी टर्म क्या है फोर्थ टर्म क्या है बेटा 12, तो 12 3 15 और ये हो गए 2, यानी 15 दूनी बेटा 30। ये ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एपी बेटा आप लोगों की क्लियर है। आइए अब जो है अब देखते हैं उसके बारे में, जीपी के बारे में, कि जीपी क्या होती है बेटा। तो जीपी बेटा क्या होती है, देखिए बेटा एपी में क्या होता है कि एक कॉमन डिफरेंस या एक कॉमन चीज वो हर बार हर टर्म में ऐड हो रही होती है। जीपी में बेटा क्या होता है कि इसमें एक कॉमन रेशियो जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक नंबर है 2, ठीक है, उसके बाद आपका है 4, उसके बाद आपका है 4, फिर है 8, फिर है 16, फिर है 32। इस तरीके से जो है आपकी एक सीरीज है। अब यहां पे अगर आप देखें तो अगर आप जो है 4 को 2 से डिवाइड करें, यानी 4 अपॉन 2 करें, तो आपको क्या मिलेगा 2। अगर आप 16 को 8 से डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा 2। अगर आप 32 को 16 से डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा 2। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि इन सब में एक कॉमन रेशियो होता है, जैसे कि यहाँ पे एक कॉमन रेशियो है 2 का। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसमें जैसे हम लोगों ने एपी में पढ़ा था nth टर्म, उसी तरीके से जीपी में जो है जो nth टर्म होता है बेटा, nth टर्म जो होता है बेटा वो कितना होता है, nth टर्म अगर हमें निकालना हो an, वो होता है ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये 5वां टर्म हमको निकालना होता तो ये कितना हो जाता a, यानी कि पहला टर्म यानी कि 2 इंटू आर, कॉमन रेशियो कितना है बेटा 2, और 5 माइनस 1 यानी कि बेटा 4, तो यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 16, 16 दूनी 32। तो बेटा ऐसे हम लोग 5वां टर्म निकाल लेते। ठीक है बच्चों, अच्छा अब अगर बात करूं मैं सम ऑफ एन टर्म की बात हो जाए, सम ऑफ एन टर्म की बात हो जाए ऑफ जीपी की, तो वो हम लोग कैसे बेटा निकालते हैं। तो बेटा सम ऑफ एन टर्म जो है जीपी का वो होता है ए की पावर आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आपका जो है होता है, अगर आपकी आर की वैल्यू जो है
वो 1 से बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, अगर r की वैल्यू बेटा आपकी 1 से छोटी होती है तो इसी फॉर्मूले में एक बहुत छोटा सा चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है कि फिर आपका ये हो जाता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, बस। ठीक है बच्चों, तो बस इतना सा चेंज इसमें हो जाता है। तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा, ये सम ऑफ n टर्म्स होता है जीपी में। अच्छा, और भी बेटा कुछ बड़ी मजेदार सीरीज होती हैं हम लोगों की एग्जाम में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एक हम आप लोगों ने शायद सुना हो, एक होती है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज बेटा क्या होती है? फिबोनाची सीरीज जो है ये एक स्पेशल टाइप की सीरीज होती है। इसमें एक स्पेशल टाइप का पैटर्न जो है वो होता है, जिसका पहला और दूसरा टर्म जो है वो 1 होता है, और इसका अगला टर्म जो होता है वो इसके पिछले 2 टर्म का सम होता है। यानी कि अगला टर्म 1 + 1 यानी कि 2 होगा, उसका अगला टर्म 2 + 1 यानी कि 3 होगा, उसका अगला टर्म 3 + 2 यानी कि 5 होगा, उसका अगला टर्म 3 + 5 यानी कि 8 होगा। तो इस तरीके से बेटा जो है इसमें ये पैटर्न चलता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी फिबोनाची सीरीज कहलाती है। फिर आपका जो है बेटा अब थोड़ा स्क्वायर और क्यूब रूट का जो है वो समझते हैं। अच्छा, पहले तो एक नेचुरल नंबर का सम समझिए आप लोग। जैसे अगर आपको ये दे रखा हो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस मान लीजिए n नंबर आपको दे रखे हो, ठीक है, और इसमें आपसे जो है पूछा जाए कि भैया इनका सम जो है वो क्या होगा हमको बताओ, तो इनका सम जो है आप उससे निकाल सकते हैं। अभी आप लोगों को एपी में मैंने जैसे कि बताया, यहाँ पे अगर आप देखें उस हिसाब से तो ए आपका 1 है, 2 में से 1 गया 1, यानी डी आपका जो है वो भी 1 है। तो ऐसे क्या होता है बेटा n/2 और 2a यानी कि ए 1 ही है तो 2 × 1 = 2 और प्लस n-1 और डी भी 1 ही है तो × 1 1 ही होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा n/2 और 2 में से बन गया 1 यानी कि ये n+1। ठीक है, तो ये बेटा आपका जो है आप इसे एपी से भी निकाल सकते हो, और ये ऐसी चीज है जो आपको जो है बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। यानी इसका जो सम होगा Sn होगा वो होता है n × n+1 अपॉन में बेटा 2। ठीक है बच्चों, यानी कभी भी आपको इस तरीके की सीरीज देखने को मिलती है तो उसका जो सम होता है वो होता है n+1 अपॉन में 2। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर आपको जो है सीरीज कुछ इस बड़े पॉज करी है तो बच्चों यहाँ पे जो है अगर आपको इस तरीके से सीरीज दी हुई हो 1² + 2² + 3², ठीक है, यानी कि आपसे n² का सम पूछा गया हो तो बेटा वो आप कैसे बताएंगे? तो बेटा इसका याद रखिएगा, अगर सम ऑफ n² आपसे पूछा गया हो तो वो आपका होता है n+1 2n+1 अपॉन में बेटा 6। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक अगर आपको क्यूब में मान लीजिए दे रखा हो 1³ + 2³ + 3³ + 4³, इस तरीके से आपसे n³ दे रखे हो तो n³ तक का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा, वो होता है Sn = n+1 n का स्क्वायर n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है बच्चों, इसे आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो होता है इसका पूरे फॉर्मूले का अगर आप होल स्क्वायर कर दें तो ये n² हो जाएगा, ये n+1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर खाली सिंपल सम आता है तो n+1/2, स्क्वायर का आता है तो n+1 2n+1/6, अगर क्यूब्स का आता है तो n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए दोस्तों, यहां पे ये क्वेश्चन है कि हमको दे रखा है कि 1² - 2² और प्लस का 3² मतलब
जो इवन है उसमें आपके निगेटिव लगा हुआ है, जो ऑड है उनमें आपका पॉजिटिव है। अब देखिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो अगर सारे ये प्लस होते तो हम उस फॉर्मूले को आराम से लगा के निकाल सकते थे। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम अगर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरीके से लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 1+2 इंटू 1-2 हो जाएगा ना। फिर उसी तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा 3+4 इंटू 3-4, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा 5+6 इंटू 5-6, फिर आपका 7+8 इंटू 7-8, और फिर आपका 9+10 इंटू 9-10, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू -1 प्लस का 4+3 7 -1 11 -1 15 -1 प्लस का 19 -1। ये बेटा सब माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, और इनको आप ऐड करोगे तो माइनस का 55 जो है यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि हमसे पूछा गया है कि 45 + 46 + 47 इस तरीके से हमको दे रखा है 115 तक, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका जो है वो ये है कि हमें जैसे कि फॉर्मूला पता है कि अगर 1 + 2 + 3 से करके 115 तक होता तो हम n+1/2 करके इसका सम निकाल लेते, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे उस तरीके से तो गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे या तो ये कर सकते थे कि हम इसे 1 + 2 + 3 करके 44 तक इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। 44 तक इसमें हम ऐड करते जो हमें दे रखी हुई है। फिर इधर हमारी 45 + 46 इस तरीके से हमारी 115 तक इसमें ऐड करते, ठीक है बच्चों। और फिर इसमें जो हमने इधर ऐड करा था 44 तक, ये हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि फिर हमें ये एक सीधी सीरीज मिल जाती 1 से लेके 115 तक। तो इसे हम S(115) करके निकाल सकते हैं n+1/2 करके, ठीक है बच्चों। और फिर इधर हम सीधी सीरीज 1 से 44 तक है तो S(44) निकाल लेते इसी फॉर्मूले से, और फिर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें, ठीक है बच्चों। तो एक तो तरीका ये है, लेकिन बेहतर तरीका आप लोगों के लिए यह रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने एपी पढ़ी रखी है, तो यहाँ पे आपको पहला टर्म ए दे रखा है, डिफरेंस इनके बीच का डी जो है वो 1 है। तो अगर सम ऑफ एन टर्म हमें निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, n/2 यानी 115/2 इंटू 2a, सॉरी 115 थोड़ी, यहाँ पे 115 आपका जो है 115 कौन सा टर्म है, n क्या है, मतलब 115 कौन से नंबर का टर्म है। तो आइए पहले ये निकाल लेते हैं। तो 115 कौन से नंबर का टर्म है, तो पहला टर्म आपका क्या है 45 है, ठीक है। हमें निकालना है कि 115 हमारा जो है ये कौन से नंबर का टर्म है। तो 115 जो है हमारा हम निकाल लेते हैं कि an = a + n-1d होता है ना बच्चों, d1 है। और ये आपका कितना हो जाएगा 115 बराबर 45 में से एक 44 प्लस n, यानी कि n कितना निकल आएगा बेटा, ठीक है 71 है ना बेटा। तो यहाँ पे 71 होगा ना हम लोगों का, हम लोगों को कितना होगा 71। यार आप लोग बताते नहीं होते, ये तो बड़ी गलत बात है यार, बताना चाहिए ना। ये 71 है, तो ये आपका 71 इंटू बेटा 80 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8×8 तो 5680 जो है बेटा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके कैलकुलेशन मिस्टेक आप ना करिएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चन हमको दे रखा है कि 2² + 4² + 6² इस तरीके से आपको
दे रखा है। तो बेटा यहाँ पे इसे हम जो है, अब हमें जो फॉर्मूला पता है वो हमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इस तरीके से हमको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमें खाली इवन का स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक काम ये नहीं कर सकते हैं कि अगर 2 का स्क्वायर दे रखा तो इसे हम 2 इंटू 1 का स्क्वायर लिख लें, फिर 4 का स्क्वायर है तो बेटा इसे हम 2 इंटू 2 का स्क्वायर लिख लें, फिर 6 है तो बेटा इसे हम 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख लें, और उसी तरीके से 20 है तो उसे हम 2 इंटू 10 का स्क्वायर लिख लें, ठीक है। तो इन सब में से बेटा 2 का स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस कितना 10 स्क्वायर, ठीक है बच्चों, यही रहेगा ना। तो 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा, और ये जो है आपको सीधा सीधा इसका फॉर्मूला मालूम है वो लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n 10 टर्म है तो 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी 11 इंटू 2n प्लस 1, 2n यानी कि 2 इंटू 10 यानी 20 प्लस 1 यानी 21 अपॉन में बेटा 6, ठीक है। तो ये आपका 2 से काट लीजिए, 2 जो है 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3 आपका 7 जा 21, ठीक है बच्चों। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 777 यानी 770, और 770 इंटू 2 बेटा कितना होगा आपका, 770 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा बेटा 1540 ना, तो 1540 जो है बेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर ईच वन ऑफ विच इज डिविजिबल बाई 6। तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कितने 3 डिजिट नंबर्स ऐसे होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे बच्चा। तो कितने नंबर होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो अगर हम 3 डिजिट नंबर की बात करें तो बेटा 3 डिजिट नंबर हमारे स्टार्ट कहां से होते हैं, 3 डिजिट नंबर जो है बेटा हमारे 100 से स्टार्ट होते हैं ना, और आखिरी 3 डिजिट का जो नंबर होता है बेटा वो हमारा क्या होता है, वो हमारा 999 होता है, यही होता है ना। तो अगर हमें बात करना हो 6 से डिविजिबिलिटी की, तो 6 से जो डिविजिबल होगा वो कितना होगा, अगर हम यहाँ पे इसे डिवाइड करें 6 से, तो 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36 यानी 4 रिमाइंडर है, यानी अगर हम इसमें 2 और जोड़ दें तो 102 जो है ये हमारा 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यानी 102 हमारा जो है वो 6 से डिविजिबल होगा। और अगर हम इसी तरीके से इधर बात करें तो 999 है, 999 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 6 1 जा 6, 3 बचा 39, 6 6 जा 36, 3 बचा फिर 39, 6 6 जा 36, 3 बचा यानी 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 3 अगर हम इसमें से कम कर दें तो यानी कि 996 बचा। तो 996 जो है वो बेटा हमारा 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यानी कि इतने जो है नंबर्स हमारे 102 से 996 तक होंगे, ठीक है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है ये कितने नंबर हैं। तो बेटा हमें पता ही है कि हम एपी में जो है, एपी में nth टर्म के फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं कि ये कितने नंबर होंगे। तो सबसे पहले 996 हम nth टर्म मान लेते हैं, हमारा आखिरी टर्म nth टर्म जो है 996 है। पहला टर्म हमारा जो है बेटा 102 है, और प्लस जो है n हमें मालूम करना है कितना है, तो n-1, और d हमें 6 का डिफरेंस है, क्योंकि 6 से डिविजिबल है सारे नंबर तो 6 का डिफरेंस होगा। अगला यहाँ पे बेटा 108 होएगा, ठीक है, इस तरीके से होंगे ना। तो अब इसको अगर आप उधर ले जाओ तो ये कितना बचेगा, इधर आपका बचेगा 894, ठीक है। इधर आपका n-1 इंटू 6, तो यानी कि n-1 आपका कितना हो जाएगा, इसको आप 6 से डिवाइड कर दो, इसको आप 6 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 आपका 29 हो गया, 6 जो है 6 4 आपको 24, 5 बचे 54, 9 जा 6 9 जा 54, ठीक है। यानी n आपका कितना निकल आया, ये 1 उधर जाके 150, तो 150 जो है बेटा वो आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी में आपका सवाल आया था कि आपको ये सीरीज दी हुई है 1-1/37, 1-2/37, इस तरीके से 1/49/37, -1/50/37। बेटा ये इस तरीके का क्वेश्चन है कि अगर आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है वो यहाँ पे काम आपका नहीं आना है।
यहां पे काम आएगा सिर्फ आपका कॉमन सेंस। तो यहां पे बेटा क्या है कि अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये 1 माइनस 1/37 के बाद 1 माइनस 2/37 है। इसी तरीके से अगर आप आगे चलते चलते जाएंगे तो 1/49 माइनस 37 से पहले कहीं ना कहीं पे 1 माइनस 37/37 भी तो बेटा आएगा, और 37/37 होता है आपका 1, यानी 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। तो यानी कि 0 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जो है ये आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 जो है बेटा तो इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अच्छा आप जो है कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो बचपन से आप लोग देखते आ रहे होंगे, उनको थोड़ा और देख लीजिए और इनको बिल्कुल जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए और भूलिएगा कतई भी नहीं, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो है बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हमारे आते हैं जो हमने देखा अक्सर बच्चे जो है वो देख के मतलब मिस कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए उनको। तो ये फॉर्मूले हैं, जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर आपको सबको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अच्छा, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंस आपसे पूछा जाए ए माइनस बी का होल स्क्वायर के साथ में, तो ये पॉजिटिव वाली चीजें कट जाएंगी, खाली 4ab बचेगा। और अगर इनको दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये याद रखिएगा ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस का ए बी इसमें होता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी आता है, और यहाँ पे तीनों टर्म प्लस के होते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब इसका अगले ये देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया है, अब यहाँ पे अगर आप इसको देखिए तो देखने में ये बड़ा वैसा लग रहा है अजीब सा, लेकिन है ये बहुत इजी क्वेश्चन। अगर इसमें आप इस टर्म को जो है ए मान लीजिए और इस वाले टर्म को बी मान लीजिए, तो ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है ना, और माइनस आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, और नीचे आपको ए बी दे रखा है। अच्छा, आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो जो प्लस वाले टर्म होते हैं यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये आपस में कट जाते हैं, उधर का 2ab और इधर का 2ab दोनों जोड़ के 4ab हो जाते हैं। तो 4ab हो जाते हैं और नीचे तो आपको ab दे रखा है तो ab कट जाएगा, यानी कि 4 आपका खाली बचेगा, तो 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको कुछ भी सॉल्व करने की, मल्टीप्लाई करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए ये खतरनाक सी दिखने वाली जो है आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, और इसमें आपसे जो है इसे आपसे कहा गया है कि इसको आप सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, अब यहां पे अगर आप इसको देखिए ध्यान से, तो ये अगर इस वाले टर्म को आप a मान लें तो ये a इंटू ए क्यूब दे रखा है, और इसको अगर आप b मान लें तो ये b इंटू बी क्यूब दे रखा है। तो आपको क्या दे रखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे आपको क्या दे रखा है, a इंटू ए यानी ए स्क्वायर प्लस का b इंटू बी यानी बेटा बी स्क्वायर प्लस का a इंटू बी। ठीक है, अच्छा ए क्यूब का बेटा आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नीचे आपको क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ये बेटा आपके आपस में कट जाएंगे, a माइनस बी आपका जो है वो बचेगा। a माइनस बी का मतलब 3.254 में से 254 में से आप माइनस कर दीजिए 0.746, तो ये कितना बचेगा बेटा 2.508। तो यानी कि 2.508 ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा बच्चों, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स जो है इससे रिलेटेड आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में बनते हैं। तो आइए डिविजिबिलिटी रूल्स जो है इसको थोड़ा विस्तार से थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए किसी भी नंबर की हमें डिविजिबिलिटी बताना है 2 से। ठीक है, कोई भी नंबर मान लीजिए आपको दे रखा है 58643, अब इसके लास्ट में मान लीजिए 2 आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी नंबर हमें जिसकी 2 से डिविजिबिलिटी बतानी हो तो उसके लास्ट डिजिट पे बेटा, अगर लास्ट डिजिट पे इवन आ रहा है, कोई भी नंबर इवन आ रहा है, इवन का मतलब 0 2 4 6 8 आ रहा है, तो बेटा वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होएगा। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी जो है बेटा वो थोड़ी स्पेशल है। 3 की डिविजिबिलिटी में क्या है
कि अगर कोई भी नंबर आपको दे रखा हो, कोई भी नंबर आपको दे रखा हो, तो आपसे पूछा जाएगा वो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, और आपको बताना है, तो आप उनके सारे डिजिट्स का सम करिए, यानी कि आप उनका सम ऑफ डिजिट्स निकालिए। अगर उनका सम ऑफ डिजिट जो है वो डिविजिबल बाई 3 होगा, तो वो नंबर भी बेटा 3 से डिविजिबल होएगा। ठीक है, अगर सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पे हम सम ऑफ डिजिट निकालें तो 3 और 6 9, 9 9 18, 18 3 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब 3690 जो है ये भी हमारा बेटा 3 से डिविजिबल होगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सम ऑफ डिजिट्स आपको निकालना, अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अच्छा 4 से डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं? 4 से डिविजिबिलिटी निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि आपको जैसे कि मान लीजिए कोई भी नंबर दे रखा हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उसके जो है सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो बेटा इसका मतलब यह है कि वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिविजिबिलिटी बेटा बहुत ही आसान है, 5 से डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है। अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 0 है या फिर 5 है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा आइए देखते हैं 6 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है। 6 से डिविजिबिलिटी का बेटा बहुत आसान सा रूल होता है। कोई भी नंबर अगर बेटा आपका 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, तो वो 6 से भी आपका डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी जो है ये बेटा 4 के ही तरीके से होती है, पर यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, उसमें लास्ट के 3 डिजिट आपको देखने हैं। जैसे 4 में आप लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, यहां पे आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, और लास्ट के 3 डिजिट अगर आपके जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये नंबर भी आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 9 की डिविजिबिलिटी बेटा जो है वो 3 की तरह है, जैसे 8 की 4 की तरह, वैसे 9 की बेटा 3 की तरह है। क्या उसमें क्या है कि इसमें अगर कोई भी मतलब जैसे नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, अगर उसके डिजिट्स का जो सम है ना वो अगर 9 से डिविजिबल है, जैसे यहाँ पे 9 + 7 + 2 आपका 18 हो रहा है, तो 18 क्योंकि हमारा 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल होगा। यानी कि यहाँ भी आपको वही देखना है कि सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 10 का बेटा अगर हम देखें, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 10 हमारी बहुत आसान है। लास्ट में अगर 0 होगा तो नंबर हमारा 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, आइए अब जो है 11 का समझते हैं। 11 का क्या सीन है, 11 का क्या फंडा है। 11 का बेटा फंडा ये है, 11 का इनसे जो बाकी रूल्स पड़े इनसे थोड़ा सा अलग है। 11 का फंडा ये है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमें नंबर दे रखा है, ठीक है, कोई भी नंबर हमको दे रखा है, और इसमें क्या करना है, इसमें जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट हैं, ठीक है, उनका सम निकाल लीजिए। 5 + 3 + 2, 5 + 3 + 2 आपने निकाल लिया। ठीक है, 5 + 3 + 2 आपने निकाला, यानी सम ऑफ डिजिट निकालिए आप ऑड प्लेसेस के, और उसमें से माइनस कर दीजिए सम ऑफ डिजिट इवन प्लेसेस के, यानी कि 8 6 और 9। इनका डिफरेंस जो है ना बेटा, इनका जब आप माइनस करोगे जो डिफरेंस आता है, अगर वो 0 आए या 11 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, अगर वो 0 आए या 11 से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब यह है कि बेटा वो नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आइए, अच्छा दोस्तों यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने वाला, क्या है कि जैसे कि अगर आपको इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो, मतलब x की पावर n - a की पावर n, तो इसकी n की पावर ऑड हो चाहे इवन हो, ये x - a से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब बेटा क्या है, कहने का मतलब ये, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि x² - a² दे रखा होता है आपको, तो इसे आप x - a × x + a लिख लेते हैं।
तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है बेटा ये एक्स माइनस ए का भी फैक्टर है, इसका एक फैक्टर एक्स माइनस ए, एक फैक्टर एक्स प्लस ए है, यानी कि ये बेटा इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। तो हमें फिलहाल ये देखना है कि यहाँ पे अगर पावर इवन है तो x की पावर n माइनस ए की पावर n, बेटा देखो x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है। अच्छा अगर ये पावर ऑड होती मतलब एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब होता तो हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर और प्लस आपका ए एक्स। तो एक फैक्टर बेटा इसका एक्स माइनस ए है। तो कहने का मतलब ये है बेटा यहाँ पे अगर पावर आपकी इवन हो या पावर आपकी ऑड हो, ये दोनों ही केस में x माइनस ए से डिविजिबल होगा, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो पावर। अच्छा बेटा अगर x माइनस ए की पावर इवन होती है, जैसे कि यहाँ पे इवन है, तो वो x प्लस ए से भी डिवाइड होता है। अगर पावर इवन है तो वो x प्लस ए से भी डिवाइड होता है। और अगर बेटा एक्सप्रेशन इस टाइप का होता है, ये तो आपको खैर पता ही है, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब है, तो इसका आपका होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो यानी कि ये आपका एक्स प्लस ए से डिविजिबल होता है, यानी कि अगर पावर आपकी ऑड है और बीच में प्लस का साइन है तो ये आपका एक्स प्लस ए से डिविजिबल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चंस में यूज होता है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है कि इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 3 व्हाट कैन बी द फेस वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि अगर जो है ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है तो फेस वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 3 से डिविजिबल का क्या हमारे पास वो होती है कंडीशन कि उसके सम ऑफ डिजिट्स जो है वो भी 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट इसके कर लेंगे तो x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8, यानी कि 3 2 6 और 6 और 8 आपके कितने हो गए, 3 3 2 5, 5 और 8 आपके 13, यानी x प्लस 13 जो है ये आपका x से डिविजिबल है। तो x की फेस वैल्यू क्या है, अब क्योंकि ये डिविजिबल बाय 3 है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, क्योंकि 2 हो जाएगी तो ये 15 हो जाएगा और 15 आपका x से डिविजिबल होता है। उसके बाद अगली वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, अगली वैल्यू इसकी 5 हो सकती है, क्योंकि 13 5 18 हो जाएगा, 18। अच्छा 2 जो है वो आपका ऑप्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन 5 जो है 5 पे 18 होगी और 18 आपका 3 से डिविजिबल होता है, 5 आपका ऑप्शन है तो 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों ये सवाल देखते हैं। अब इसमें हमको दे रखा है कि ये नंबर जो है ये 11 से डिविजिबल है, तो हमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो r है उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ R019 11 से डिविजिबल है, तो हमें बेटा पता है कि 11 की डिविजिबिलिटी की क्या कंडीशन होती है कि जो ऑड प्लेसेस पे नंबर हो उनको इवन प्लेसेस वालों के साथ अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो हमारा जो है 0 हो या 11 से डिविजिबल होना चाहिए, या 11 हो या 11 से डिविजिबल हो। तो अगर हम करें तो ये ऑड प्लेसेस क्या हो जाएगा, इनका सम r+1, और इसे हम सब्ट्रैक्ट कर दें इवन प्लेसेस वाली यानी 0+9 से, तो ये कितना हो जाएगा r-8। अब r-8 जो है या तो आपका 0 हो या फिर आपका 11 हो। ठीक है, अगर ये आपका 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 8 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब 8 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि अब हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा नंबर इसमें 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। तो हमें 9 से डिविजिबिलिटी की बेटा कंडीशन पता है कि अगर हम इनके सारे डिजिट्स का सम करें और अगर वो 9 से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब वो नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पे हम जोड़े 8 5 13, 13 5 आपका 18, 18 5 आपके 23, 23 6 29 नहीं होगा, 6 5 11, 12 13 2 15, 15 भी नहीं होगा, 9 4 13, 13 6 19, 19 5 24, 24 3 27, 27 बेटा 9 से डिविजिबल होता है, 9 3 27। तो बेटा ये सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा दोस्तों यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी में एक बहुत मजेदार सवाल पूछा गया है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा अगर 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को हम 74 से डिवाइड करते हैं। यानी कि हमें दे रखा है
यानी कि हमें दे रखा है कि 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को अगर हम 74 से डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों, तो आप अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर की पावर 35 प्लस 7 का स्क्वायर की पावर 35, क्योंकि 35 दूनी 70 जो है 35 दूनी 70, इस तरीके से लिख सकते हैं ना आप इसे। तो ये कितना हो जाएगा, 25 की पावर 35 प्लस 49 की पावर 35, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर x की पावर n और प्लस a की पावर n और n अगर आपका ऑड होता है, जैसे कि x क्यूब प्लस a क्यूब वाला बताया था आपको, उसका एक फैक्टर x प्लस a होता है, तो वैसे यहाँ पे इसका एक फैक्टर जो है वो 25 प्लस 49 होगा, और 25 प्लस 49 होता है आपका 74। अब ये इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब ये इसको पूरी तरीके से भाग देगा, यानी कि रिमाइंडर जो होगा वो आपका 0 होगा। तो यानी कि 0 जो है वो इसमें आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा दोस्तों, आइए अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं, डिवीजन एंड रिमाइंडर्स। हाँ बच्चों, तो आइए जो है डिवीजन और रिमाइंडर का जो है कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो डिवीजन और रिमाइंडर जो है, इससे क्या मतलब है। डिवीजन तो आप लोग बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं। तो डिवीजन में होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर हमें ए दे रखा है और हमें जो है इसको बी से डिवाइड करना है। हमें कोई नंबर बेटा ए दे रखा है और हमें इसको जो है बी से डिवाइड करना है, ठीक है बच्चों। तो जब हम इसे बी से डिवाइड करते हैं तो एक हमारे पास क्वोशिएंट आता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में नीचे जो है बेटा, नीचे एक हमारे पास में रिमाइंडर बचता है। ऐसे ही होता है ना बेटा। तो हम इस नंबर ए को कैसे लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसे हम b इंटू क्यू लिखें और प्लस जो है जो रिमाइंडर है प्लस आर लिख लें। तो किसी भी नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब हम किसी नंबर ए को बी से डिवाइड करेंगे तो क्यू जो है हमारे पास क्वोशिएंट है, आर हमारे पास रिमाइंडर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 को 7 से बेटा डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट में क्या मिलता है, 2 3 6, और रिमाइंडर में बेटा क्या मिलता है, 1। तो 7 को हम 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3 और प्लस 1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 3 6 प्लस 1 7 होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर ये बताइए बेटा कि अगर हमको यहां पे इसे जो 7 है इसको हमें 2 से कंप्लीटली डिविजिबल बनाना होता, कंप्लीटली डिविजिबल हमें बनाना होता तो हमें क्या करना पड़ता। तो अगर इस 7 में से हम बेटा 1 को माइनस कर देते तो 7 माइनस 1 यानी कि जो रिमाइंडर था अगर हम उसे माइनस कर देते तो 7 माइनस 1 हमारे पास 6 बचता और ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। तो कहने का मतलब ये है बेटा, जब हम किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर हमारे पास आता है ये वो एक्स्ट्रा नंबर होता है कि जिसको अगर हम उसमें से घटा देंगे तो वो जो संख्या होगी वो उससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये होता है। तो आइए दोस्तों इस पे जो है कुछ सवाल देखेंगे। अच्छा, तो यहां पे बेटा क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि अगर ये नंबर जो है 9 से डिवाइड करा जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब रिमाइंडर जो है बेटा, या तो आप इस नंबर को पूरे नंबर को आप 9 से डिवाइड करो फिर आप रिमाइंडर निकालो, और नहीं तो इसका बेटा एक शॉर्टकट तरीका ये है, जैसा कि आपको पता है कि 9 की डिविजिबिलिटी जब हम लोग चेक करते थे तो उस नंबर के सम ऑफ डिजिट निकाल के उसको 9 से हम डिवाइड करते थे। तो अगर वो पूरा सम ऑफ डिजिट उसके 9 से डिवाइड हो रहे होते थे तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाता था। तो यहां पे बेटा जो है इस नंबर के अगर हम सम ऑफ डिजिट देखें तो वो कितने होंगे, 3 प्लस 2 5, 5 6 11, 11 2 13 और 2 15। तो सम ऑफ डिजिट बेटा कितने हो रहा है, 15। अगर हम 15 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है,
6, क्योंकि 9 एकम 9 और 6 जो है हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। तो बेटा जितना सम ऑफ डिजिट को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 9 से बचेगा, उतना ही जो है अगर हम इसको डिवाइड करेंगे पूरे नंबर को 9 से, तो उतना ही रिमाइंडर जो है बचेगा, यानी कि 6 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा बच्चों ये देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि हमें वो नियरेस्ट नंबर, यानी कि इस नंबर के सबसे पास का हमको वो नंबर बताना है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो 21 से। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, हम 3609 को 21 से डिवाइड करते हैं बच्चों। तो 3609 को बेटा जब हम 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 1 बार 21, इधर बचेगा आपका 15, जीरो आपने उतारा, 21 आपका कितने हुआ, 21 आपका 7 का कितना हो जाएगा 147। ठीक है, आपका यहाँ पे 3 बचा, आपने 9 उतारा, 21 1 21, यानी कि रिमाइंडर आ गया बेटा आपका 18। कितना आ गया बेटा रिमाइंडर 18। तो बेटा आप लोगों को पता है कि किसी भी संख्या में से अगर हम रिमाइंडर को माइनस कर दे तो वो संख्या उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाती है, यानी पूरी तरीके से भाग हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस संख्या में से 3609 में से हम 18 को माइनस कर देते बेटा, तो हमें क्या मिलता, 1 मिलता, 9 में से 1 जाता, 8 मिलता, यहाँ 5 मिलता, यहाँ हमें 3 मिलता, यानी कि यहाँ आपका 10 में से 1 जाता, 9 मिलता बेटा ना, 9। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये आप करेक्ट आंसर इसको लगा देते, लेकिन यहाँ पे ये आंसर आपका गलत होता, ये आंसर आपका गलत होता। पूछिए क्यों, क्योंकि यहाँ आपसे जो कहा जा रहा है कि नियरेस्ट बताना है आपको, जो सबसे पास में 3609 के जो नंबर होगा, जो है 21 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो वो नंबर जो है बेटा ये बताइए कि यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है आपका 18, इस 18 जो है ये आप देखिए कि 21 से कितना कम है, ये 3 कम है ना। तो अगर इस नंबर में आप 3 जोड़ दें तभी तो ये नंबर जो है 21 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 3609 में अगर आप बेटा 3 को जोड़ दें तो आपका कितना हो जाएगा, 9 3 12 का 2, हाथ से लगा 1 6 3, यानी 3612। तो बेटा 3612 जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बेटा इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आए जिसमें आपसे नियरेस्ट पूछा गया हो, तो आपको हमेशा ये देखना है कि वो जो नंबर है, जो भी नंबर आपको दे रखा हो, आप उसमें से रिमाइंडर को माइनस करिए। ठीक है, और आप इसकी आप वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, और या फिर जो है आप उस नंबर में ऐड कर दीजिए जो भी डिवाइजर में से रिमाइंडर को घटा के बच रहा है, जो भी डिवाइजर में से रिमाइंडर को घटा के बच रहा है। अब ये जो वैल्यू आ रही है, इन दोनों वैल्यूज में देख लीजिए कौन सी वैल्यू इसके ज्यादा नजदीक है, वही हमारा जो है दोस्तों आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आइए अब अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों ये सवाल जो है एसएससी सीजीएल प्री में आया था आपका, कि अगर 2 की पावर 24 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, मतलब अगर 7 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, यानी 2 की पावर 24 माइनस 1 को हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा। तो बच्चों इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 और इसकी पावर जो है हम 8 लिख लें बच्चों, तो कोई दिक्कत, और इसकी 1 की पावर 8 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, 1 की पावर 8 जो 1 ही होती है, और 2 की और 3 8 का 24 होता है। तो ये बेटा आपका हो जाएगा 8 की पावर बेटा कितना हो जाएगा, 8 की पावर 8 और माइनस 1 की पावर 8। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हो जाएगा ना। तो बेटा आप लोगों को पता है कि a की पावर a माइनस b की पावर जो है, अगर आपकी इवन होती है या ऑड होती है, कुछ भी होती है, वो आपका 8 माइनस 1 से तो डिविजिबल होता ही है।
अरे बेटा आप लोगों को बताया था ना कि x की पावर n माइनस एक की पावर n अगर आपको दे रखा हो तो ये x माइनस ए से डिविजिबल होता है n की वैल्यू चाहे बेटा ऑड हो चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। और अगर अगर ये वैल्यू जो है x की पावर n माइनस एक की पावर n ये x प्लस ए से भी डिविजिबल होगी अगर n की पावर इवन हो। ठीक है बच्चों, तो यहां पे तो खैर हम बात कर रहे हैं x माइनस ए की, तो x माइनस ए से तो ये हर पावर के लिए डिविजिबल होगा। तो कहने का मतलब बच्चों हमारा ये है, कहने का मतलब ये है कि ये 8 की पावर 8 माइनस 1 की पावर 8 जो है ये 8 माइनस 1 से तो हमेशा डिविजिबल होगा, यानी ये 8 माइनस 1 7 से हमेशा डिविजिबल होगा, यानी कि 2 की पावर 24 माइनस 1 7 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा बच्चों। अच्छा, ये दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 जो है ये इनमें से किससे डिविजिबल होगा। तो बच्चों 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 आपसे पूछा जा रहा है ये किससे डिविजिबल होगा। तो 32 को आपको पता है कि 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है, और 2 की पावर 5 की पावर 5 आपको दे रखी है, और 2 की पावर 27 है बच्चों। 5 5 का 25, तो 2 की पावर बेटा हो गई 25 प्लस 2 की पावर बेटा 27। यहां से अगर 2 की पावर 25 हम लोग कॉमन ले ले तो यहाँ पे हमें 1 प्लस 2 का स्क्वायर मिलेगा, तो यानी कि 2 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बेटा 5। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब यह है कि ये नंबर जो है कि हमारा 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। क्यों बच्चों, होगा ना। अब यहां से अगर हम लोग, लेकिन 2 और 5 हम लोगों के ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहां से अगर हम लोग 2 की पावर 24 में से एक 2 अलग कर ले तो ये 2 इंटू 5 हो जाएगा, और 2 इंटू 5 बेटा हो जाएगा 10, तो 2 की पावर 24 इंटू 10 भी इसको कह सकते हैं, यानी कि ये नंबर बेटा 10 से भी डिविजिबल होगा। तो ये नंबर आपका 10 से भी डिविजिबल होगा, तो सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि क्या रिमाइंडर होगा अगर 65 की पावर 99 को आप 11 से डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों 65 की पावर 99 को आपसे पूछा जा रहा है क्या रिमाइंडर होगा अगर आप इसको 11 से डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों यहां पे हम लोग सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारा 11 6 66 होता है, तो अगर उस हिसाब से देखें तो -1 हम लोगों का जो है वो रिमाइंडर आ रहा है, क्योंकि 11 6 66 है और यहाँ पे 65 है, तो -1 रिमाइंडर आ रहा है। और -1 की पावर अगर हम लोग 99 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगर निगेटिव की पावर आप 99 टाइम्स करें -1 की तो -1 ही मिलेगा, क्योंकि पावर ऑड है। इवन होती तो +1 मिलता, तो यानी कि इसका जो रिमाइंडर मिलेगा हम लोगों को -1 मिलेगा। ठीक है, और क्योंकि हमें ये एक पॉजिटिव वैल्यू में बताना है तो इसमें हम जो है वो नंबर ऐड कर देंगे जिससे हमने डिवाइड करा था, तो ये हमें कितना मिलेगा बच्चों, 10 मिलेगा। तो 10 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। हाँ दोस्तों, तो ये भी आपका बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही है जैसा पहले क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, कि इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर 17 के और 200 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो अगर जो है हमसे पूछा जा रहा है कि अगर 17 की पावर 200 को हम 18 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या रिमाइंडर मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम लोग 17 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें -1 रिमाइंडर मिलेगा ना। अब इस -1 की पावर अगर आप 200 कर दो तो आपको क्या मिलेगा, आपको +1 मिलेगा। तो +1 मिलेगा, इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है 17 की पावर 200 को 18 से डिवाइड करते हैं तो 1 जो है आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो C1 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनिट प्लेस डिजिट का, इसको समझते हैं। तो यूनिट प्लेस डिजिट जो है इसके क्वेश्चन बहुत मतलब ज्यादा जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो RRB SSC हो गया या कोई भी मतलब अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे।
तो यूनिट प्लेस डिजिट का जो है बेटा क्या कॉन्सेप्ट होता है ये समझिए। देखिए अगर जैसे कि आपको कोई नंबर दे रखा है, मान लीजिए 2561, ठीक है, और इसकी पावर जो है आपसे कहा जाए कि भाई 900 है, और इसका आप जो है यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? भाई देखिए अगर इसकी पावर 900 आप निकालने चलेंगे तो आप क्या करेंगे, आप जो है 2561 की मल्टीप्लाई करेंगे 2561 से, फिर उसकी 2561 से करेंगे। इस तरीके से आप जो है इसे कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसे कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 900 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर जो नंबर आएगा उसके लास्ट में जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगी वही आपका जो है यूनिट प्लेस डिजिट होगी इसकी, ठीक है। तो अब अगर यहां पे आप एक चीज ध्यान दें कि यहां पे जब इस नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहली जो डिजिट होगी वो इसकी इससे मल्टीप्लाई करने से ही तो आएगी, तो बच्चों क्योंकि जैसे कि 2561 आपको दे रखा है, इसकी आप 2561 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा जब आप मल्टीप्लाई करते हो सबसे पहले आप इसकी वन की वन से करते हो ना, तो यहाँ पे 1 आता है, फिर आप इस तरीके से करके आप लिखते हो, तो यहाँ पे लास्ट में जो आता है बेटा सबसे पहले जो आता है वो यूनिट प्लेस पे तो आपको वही आता है ना जो आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो, तो यानी 1 1 ज़ा 1, फिर उस तरीके से जो आएगा उसकी जब आप इससे करोगे तो फिर 1 1 ज़ा 1, तो इस तरीके से जो भी होगा उसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे बेटा 1 ही मिलने आए आपको। तो कहने का मतलब बेटा ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर आपको दे रखा हो उसके लास्ट में अगर आपको 1 मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसकी कुछ भी पावर क्यों ना हो उसके यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा, ठीक है बच्चों। सेम चीज जो है आपकी 0 के साथ भी होती है कि अगर 0 है उस लास्ट में उसकी कुछ भी पावर है, मान लीजिए 10 है, 10 की पावर हम आपसे कहें 3000 क्या होगा और उसका यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो क्या रहेगा, तो आप बता दो कि 0 ही रहेगा सर, तो वही चीज है। और उसी तरीके से अगर मान लीजिए 5 रहता है तो उसकी कुछ भी पावर हो वो आपका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। सेम तरीके से अगर मान लीजिए 6 रहता है तो आपका यूनिट डिजिट जो है वो 6 ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा अगर आपका 0 1 5 या 6 होता है तो इनका यूनिट प्लेस डिजिट जो है इनकी कुछ भी पावर क्यों ना हो उनका यूनिट प्लेस डिजिट यही रहता है, ठीक है बच्चों। अच्छा अब ये तो बात हो गई 0 1 5 और 6 की, ठीक है बच्चों। अच्छा अब बात करते हैं जरा 4 और 9 की, ठीक है। तो अगर आप 4 की बात करें तो 4 की पावर 1 कितना होता है बेटा, 4 होता है। 4 का बेटा अगर आप स्क्वायर करो तो 16 होता है, 4 का अगर आप क्यूब करो तो बेटा 64 होता है, 4 की पावर 4 करो बेटा तो आपका 256 होता है। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर आपकी जो है 4 की पावर अगर आपकी ऑड होती है तो यूनिट प्लेस पे 4 आता है, अगर पावर आपकी बेटा इवन होती है, अगर पावर आपकी इवन होती है तो यूनिट प्लेस में बेटा क्या आता है, 6 आता है। तो आप ये चीज ये ट्रिक याद रखिएगा कि 4 की पावर कुछ भी हो आपको ये देखना है कि इवन है कि ऑड है। अगर जैसे कि कहने का मतलब ये जैसे कि मान लीजिए 2 5 6 4 दे रखा है आपको, आपसे कहा जाएगा भाई इसकी पावर 2001 जो है उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, तो आपको बस ये देखना है भैया लास्ट में 4 है और पावर जो है वो ऑड है, तो ऑड है तो इसका मतलब यूनिट प्लेस डिजिट पे 4 ही आएगा, ठीक है बच्चों। सेम तरीके से अगर आप देखें तो 9 की पावर अगर आपकी ऑड होती है, 9 की और 1 है 9 मिलता है, 9 का स्क्वायर है आपको 81 मिला। तो यहां पे क्या रहता है, यहां पे अगर आपकी पावर जो है वो ऑड होती है तो आपको यूनिट प्लेस पे 9 होता है, और बेटा अगर आपकी पावर इवन रहती है तो आपके यूनिट प्लेस पे बेटा 1 होता है। तो 9 के केस में बेटा ये रहता है, तो ये याद रखिएगा। आइए आप जो है देखते हैं कि अगर आपके पास में ये नंबर हो, कौन से नंबर, जैसे कि मान लीजिए 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, तो बेटा इन नंबर के साथ में क्या सीन रहता है ये देखते हैं। 2 की पावर 1 जो बेटा क्या होती है
2 होती है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है, 2 की पावर 5 कितनी होती है 32 होती है, 2 की पावर 6 कितनी होती है 64 होती है, 2 की पावर 7 कितनी होती है आपकी 128 होती है। तो कहने का मतलब बेटा क्या है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी पावर जो है आप देखिए क्या है 2486, ठीक है 2486, तो यानी कि 2486 इस तरीके से हर 4 के बाद में पावर रिपीट हो रही है, हर 4 के बाद में बेटा पावर जो है रिपीट हो रही है। तो कहने का मतलब यह है इस चीज को टर्म, इस चीज का नाम हम लोग देते हैं साइक्लिसिटी। तो कहने का मतलब यह है इन चारों की जो साइक्लिसिटी होती है, इन चारों की जो साइक्लिसिटी होती है वो बेटा कितनी होती है, वो 4 होती है। कितनी होती है बेटा 4 होती है, यानी कि इनकी जो है पावर हर 4 के बाद में रिपीट हो जाती है, हर 4 के बाद में रिपीट हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए बेटा हमको 5 की बतानी होती तो हम क्या करेंगे, हम 5 को भैया जो है 4 से करेंगे डिवाइड, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर में कितना आया, रिमाइंडर में आया 1, तो खाली रिमाइंडर में 1 आया तो हम खाली 2 की पावर 1 की पावर बताएंगे, 2 की पावर 5 की जो है वही होएगी जो 2 की पावर 1 की यूनिट डिजिट होएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि 2 की पावर 5 की यूनिट डिजिट वही होगी जो 2 की पावर 1 की यूनिट डिजिट होगी। तो कहने का मतलब यह है कि बेटा जिन जिन की साइक्लिसिटी 4 है उनके आप जो है सिर्फ रिमाइंडर निकालिए, जब आप इनको जो है 4 से डिवाइड करते हैं तो उनका आप रिमाइंडर निकालिए, जो रिमाइंडर होगा उसकी जो पावर होगी बस वही आपकी यूनिट डिजिट की पावर होगी, मतलब आपकी उसका यूनिट डिजिट वही होगा जो रिमाइंडर की पावर करके आपका आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। अच्छा अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, अब डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 2137 की पावर 754 जो है वो क्या होगा बच्चों। तो यहां पे हमें क्या देखना है, यहां पे हमें सिर्फ ये देखना है कि यहां पे क्या है भैया 7 है, 2 3 7 और 8, तो 7 है बच्चों। तो 7 का मतलब क्या है कि इसकी भी साइक्लिसिटी 4 है, तो इसकी पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 754 को बेटा 4 से करेंगे, रिमाइंडर देखेंगे क्या आता है 4 1 जा 4, ठीक है 3 बचा 35, 4 8 जा 32, 3 बचा 34 हो गया, 4 8 जा 32, 2 बचा, तो रिमाइंडर बेटा कितना आया, रिमाइंडर आया 2, रिमाइंडर आया 2, यानी कि हमें सिर्फ 7 की पावर 2 देखना बेटा क्या होता है, 7 की पावर 2 होता है 7 इंटू 7, 7 7 का 49, इसकी यूनिट डिजिट 9, तो आंसर हमारा हो जाएगा बेटा 9। ठीक है, तो दोस्तों ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यूनिट डिजिट आपको बताना है 549 इंटू 56 इंटू 28 स्टार 684। अगर इस मल्टीप्लीकेशन की जो है यूनिट डिजिट 8 है तो कौन सी डिजिट जो है वो स्टार की जगह पे आएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बेटा हम इनकी यूनिट डिजिट जो है वो उनकी मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिल रहा है, यानी कि अगर हम बात करें तो 9 6 54, 54 की यूनिट डिजिट 4, 4 4 16, 16 की यूनिट डिजिट 6, 6 की यहाँ पे किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमें 8 देखने को मिले। तो 6 की अगर हम बात करें 6 1 6 होता है, 2 12 होता है, 3 18 होता है, तो 18 में हमको जो है 8 देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे अगर 3 हो तो हमें जो है 8 देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये है कि B3 हमारा जो है वो राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, अच्छा इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि यूनिट प्लेस डिजिट बतानी है हमको 3 की पावर 57, 6 की पावर 41, 7 की पावर 63 की। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप लोगों को मालूम ही है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 7 और आपका 8 और 2 ये वो नंबर है जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है बेटा। तो इनका सिर्फ आपको जो है 4 से डिवाइड करके इनकी पावर का जो रिमाइंडर होगा सिर्फ उसकी यूनिट डिजिट पे गौर करना है। तो यहाँ पे बेटा जो है इसकी भी साइक्लिसिटी 4 है, इसकी पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, रिमाइंडर बचा 1, तो यानी कि 3 की पावर 1 हमें खाली देखनी है।
यहाँ पे 6 का अच्छा बेटा आप लोगों को बताया था मैंने, 6 हो, 5 हो, 0 हो, 1 हो, इनकी कुछ भी पावर हो ना उनकी यूनिट डिजिट 6 ही रहती है, तो इसकी तो 6 ही होगी। अब यहाँ पे बेटा 7 है, 3, 7, 2 और आपका 8, इनकी याद रखिए क्या होती है, 4 होती है। तो इसकी जब हम करेंगे जब 4 से डिवाइड, तो 4 1 का 4, 23, 4 5 का 23, वो 4 5 का 20, यानी 3 जो है वो रिमाइंडर, खाली रिमाइंडर देखना है बच्चों, तो 7 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये आपका 3 इंटू 6, 7 की पावर 3 होता है 343, यानी यूनिट प्लेस डिजिट पे 3, तो 3 6 18, 18 3 54, ठीक है। तो खाली 4 जो है यूनिट प्लेस डिजिट पे इसके 4 आएगा, 4 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। अच्छा बच्चों, यहां पे पूछा गया है इस क्वेश्चन में हमसे कि यूनिट डिजिट जो है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 की जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी। तो बच्चों ये देखते हैं, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाऊंगा कि 7 की पावर 95, ठीक है, तो 7 और 3 दोनों हमारे वो डिजिट है जिनकी साइक्लिसिटी बेटा 4 है, तो इनकी पावर को हमें सिर्फ 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर होगा सिर्फ उसी को कंसीडर करना है। तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें आएगा 4 2 8 और 15, तो 4 3 12 यानी पावर 3, ठीक है। उसी तरीके से इसकी भी 4 है साइक्लिसिटी, तो इसको भी हम इसकी पावर को भी 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 1 4 18 हो गया, 4 4 16, यानी पावर आई यहाँ पे बची 2। तो यहाँ पे 7 3 वो सॉरी 7 की पावर 3 यानी 3 4 3, यानी यूनिट डिजिट 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो बेटा यहाँ पे 3 माइनस 9 यानी बचा माइनस का 6। बेटा जब भी माइनस में आपका ये आए वैल्यू, तो आप इसमें 10 ऐड कर दीजिए, तो 10 ऐड करके जो वैल्यू आएगी वही आपका यूनिट डिजिट होगा, यानी -6 + 10 होता है आपका 4, तो यानी कि 4 आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको मजा आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और हमें सपोर्ट करिए ताकि इसी तरीके की और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।